गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। हमारे पास दिया हुआ ए बी सी आर इक्वल टू, ये रेशियोज गिवन है रिस्पेक्टिवली, देन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें ऑप्शन अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो बेसिकली हमें स्मॉल से बिग की तरफ जाना है। तो पहले इन रेशियोज की वैल्यू हमें समझनी है कि ए की वैल्यू कितनी है 4/5, बी की वैल्यू कितनी है 6/7, सी की वैल्यू है 2/3, डी की वैल्यू है 10/11। तो हमें क्योंकि स्मॉल से बिग की तरफ जाना है, या तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इनकी वैल्यू डेसिमल में कैलकुलेट करें। इसकी वैल्यू होगी 0.80, इसकी वैल्यू होगी हमारी 0.85, इसकी वैल्यू है 0.66, इसकी वैल्यू है 0.91। तो इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है? ये। और ये क्या है? सी है। ये ए है, बी है, सी है, डी है। तो सी सबसे छोटा है। उससे बड़ा हमें क्या दिख रहा है? ये, फिर ये, फिर ये। तो ए, फिर बी और सबसे बड़ा डी। तो सी ए बी डी हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। एक तरीका तो ये है स्टूडेंट्स। लेकिन अब स्टूडेंट्स कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्या होगी इसमें, एक तो कुछ लोगों को डेसिमल में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो हमें इसे थोड़ा सा और डिस्कस करना पड़ेगा। और ये तो काफ़ी इजी भी है। एग्जाम में अगर थोड़ा नंबर्स डिफरेंट बदल कर आए तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो थोड़ा रिसर्च करें, समझे। अगर हमारे पास अगर ये है 7/11 और 9/14, अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन दोनों फ्रैक्शंस में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपका आंसर क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स ये बोलेंगे, कुछ ये बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर इनमें गैप 5 का है इसलिए ये बड़ा है, यहाँ गैप 4 का है इसलिए ये छोटा है, या ये बड़ा है। तो अलग अलग चॉइसेस स्टूडेंट्स दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये गैप 4 है, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सही तरीका क्या है कि जल्दी कैसे निकालें? वैसे जो ट्रेडिशनल तरीके हमारे पास हैं कि एलसीएम वेलसीएम लें, दोनों का बेस सेम बनाएं, तब न्यूमरेटर को देखें, डिनोमिनेटर को सेम बना के, तब आइडिया होता है कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। लेकिन इमीडिएटली पता करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 14 × 7 98, 14 7 98, 11 9 99। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 × 7 98। आपको टेबल भी लर्न होनी चाहिए एटलीस्ट 20 तक। 11 × 9 99। तो 98 99 में बड़ा कौन सा है? 99। तो इसका मतलब ये बड़ा है, ठीक है, ये स्मॉल है। तो दो फ्रैक्शंस को इमीडिएटली कंपेयर करना है। मतलब मेरे पास 5/7 हो और मेरे पास हो 9/13, इन दोनों को कंपेयर करना है इमीडिएटली, कौन सा बड़ा है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है? 65, और ये क्या दिख रहा है? 63। 9 7 से 63। तो ऐसे में बड़ा नंबर आ रहा है ना 65, तो ये बड़ा है। तो इमीडिएटली क्रॉस मल्टीप्लाई था 65 और 63, यहाँ 65 आ रहा है, यहाँ 63 आ रहा। तो 65 बड़ा नंबर है ना, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया। तो दो फ्रैक्शंस को इमीडिएटली कंपेयर करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, और वैसे तो हम ऑब्जर्वेशन से भी पता लगा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि मेरे पास अगर ऐसा दिया हुआ कि मान लिया कि 11/23, और मेरे पास ये दिया हुआ कि 47/51। अब देखो ऑब्जर्वेशन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा बड़ा है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 23 का हाफ करें 11.5, लगभग ये 0.5 है। जबकि अगर यहाँ पर देखें 47 0.9 के करीब है ना। ऑब्जर्वेशन से ऐसी अंदाजा लगाना है। आप प्रैक्टिकली समझें कि मैंने आपके दो टेस्ट लिए, फर्स्ट टेस्ट था, ये सेकंड टेस्ट था। पहले टेस्ट के आपके 23 में से 11 मार्क्स आए, दूसरे टेस्ट में 51 में से 47 मार्क्स आए। तो ये टेस्ट तो आपने काफी अच्छा करा ना, ज्यादातर क्वेश्चंस कर दिए सॉल्व। 90% मार्क्स तो आए होंगे आपके, है ना। 90% का मतलब होता है 0.9, ठीक है। यहाँ 50% के करीब मार्क्स आए हैं, बल्कि 50% से भी कम आए हैं। तो 50% के करीब भी मान के चलें तो 0.5, 50% मतलब 0. तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बड़ा है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे पास ऐसा दिया हुआ 5/11 है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो ये बड़ा है। ऐसा आप क्रॉस मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं है। हालांकि हमें दिख रहा है कि 35/22 है ना। तो ये 5/7 हमें दिख रहा है कि 11 में से 5 0.5 के करीब है, और इसका आधा करें 3.5, उससे भी काफी कम है, तो 0.25 के आसपास है। तो एक ऑब्जर्वेशन से भी आपको आइडिया होना चाहिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप पता लगा सकें। उसके अलावा हमारे पास इसी में अगर थोड़ा और डिटेल में समझें तो हमारे पास लार्जर फ्रैक्शन और स्मॉलर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि जैसे अगर मेरे पास बड़े नंबर्स हो 51/63, ठीक है, या 65 और 61/75, ये दो हैं। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको टाइम लगेगा, या ऑब्जर्वेशन से भी आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे क्योंकि काफी क्लोज दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास तरीका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखें
यहाँ से यहाँ पर कितना इंक्रीज हो गया 10 और यहाँ से यहाँ पर 10। तो ऐसे केसेस में जो बड़ा नंबर है वो बड़ा होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं कि मुझे कैसे पता चला ये बड़ा है, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है स्मॉलर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। स्मॉलर फ्रैक्शन, स्मॉलर फ्रैक्शन वो वाले फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी नेट वैल्यू 1 से छोटी होती है, ठीक है। जैसे 1/2 एक स्मॉलर फ्रैक्शन है जिसकी नेट वैल्यू 0.5 है, और अगर मैं इसकी यहाँ पर वैल्यू रख लेता हूँ 0.5, और अगर मैं इसमें 1 ऐड करूं और नीचे भी 1 ऐड करूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये 2/3 हो जाएगा। फिर से इसमें 1 ऐड करूं, ये 1 ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। फिर से 1 ऐड करूं 1 ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा 4/5। अब इनकी नेट वैल्यू देखता हूं। पहले 0.5, 2/3 का मतलब 0.66 होता है, 3/4 का मतलब 0.75 होता है, 4/5 का मतलब 0.8 होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका इंटरप्रिटेशन स्टूडेंट्स हम क्या निकाल सकते हैं? इंटरप्रिटेशन सिंपल यही है, कभी भी कोई भी फ्रैक्शन दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम इंक्रीज करें तो नेट वैल्यू जो है फ्रैक्शन की इंक्रीज होती है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 51/65 और 61/75, तो यहाँ भी +10 का इंक्रीज था, यहाँ भी +10 का। जैसे यहाँ पर 1 का इंक्रीज है तो नेट वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन की नेट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़े नंबर है। तो जब कभी ऐसा कुछ हो तो एक अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं कि ऐसे में फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर सेम नंबर इंक्रीज हो रहा हो, +10, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 14 का गैप है, इसमें 14 का गैप, इसमें 14 का गैप। गैप सेम हो तो छोटा नंबर छोटा, बड़ा नंबर बड़ा, ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं, मान लिया 91/93 और मैं लिखूं 1057/1060 से 59, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो छोटा नंबर छोटा, बड़ा नंबर बड़ा। स्मॉलर फ्रैक्शन में गैप अगर सेम हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, छोटा नंबर छोटा होता है, बड़ा नंबर बड़ा होता है। इसको यूज कैसे कर सकते हैं डीआई में, क्योंकि कई बार डेटा इंटरप्रिटेशन में कैलकुलेशन करने के लिए आता है। जैसे ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, मान लिया ये कैलकुलेट करना है, मान लिया ये कैलकुलेट करना है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम कौन सा है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर गैप है 2 का, यहाँ भी गैप है 2 का, यहाँ भी गैप है 2 का, यहाँ भी गैप है 2 का। तो गैप जब भी सेम हो, ये स्मॉलर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो छोटा नंबर छोटा होगा, ये स्मॉल और ये बिग नंबर होगा, ये स्मॉल होगा ये बिग होगा। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होगी, ये हाईएस्ट होगा। गैप सेम है ना 2 का, स्मॉल नंबर स्मॉल होता है, बिगर नंबर बिगर होता है, ठीक है। तो ये स्मॉलर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे ये था 4/5, तो इसको भी वो सब करने की जरूरत नहीं थी। इसमें भी देख सकते हैं गैप 1 का है, तो जो छोटा गैप क्योंकि सब में 1 का है तो छोटा नंबर छोटा होगा, सबसे छोटा ये है C, फिर बड़ा नंबर बड़ा होगा, उससे बड़ा ये है A, उससे बड़ा ये है B और सबसे बड़ा है D। तो बिना पेंचुलाई कर सकते थे, या क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते थे, जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि इसे इधर मल्टीप्लाई, इसे इधर मल्टीप्लाई। 28 30, इधर 28 आ रहा है, इधर 30 आ रहा है, तो ये बड़ा है सबसे। इन दोनों में देखें 22 30, ये बड़ा है इन दोनों में। अब इन दोनों में देखें जो कि 66 70, सबसे बड़ा ये है D सबसे बड़ा होना चाहिए, D आखिरी में, तो ये तो गया, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे छोटा मिलेगा, ये हो गया 12 और ये हो गया 10, ये सबसे छोटा मिल रहा है 2/3, तो C सबसे छोटा होना, C पहले और D बाद में, C पहले D बाद में, तो 2 ऑप्शन होंगे। फिर B और A को देख लेंगे, बस कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि C पहले D बाद में, तो B और A को कंपेयर करना है ना। फिर ये गया 28 और 30, तो A छोटा है अब B बड़ा है, तो A छोटा B बड़ा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो ये तो था स्मॉलर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। लार्जर फ्रैक्शन में अगर हम आते हैं, लार्जर फ्रैक्शन वो वाला फ्रैक्शन होता है जिसकी नेट वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2/1, मतलब न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो नेट वैल्यू 2, ठीक है। इसमें फिर 1 ऐड करें, अगर ऊपर 3 नीचे 2, फिर 1 ऐड करें, फिर 1 ऐड करें, तो ये 1.5 हो गया, 1.33 हो गया और 1.25 हो गया और ये 2 हो गया। तो नेट वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जो अभी तक हमने किया जस्ट उसका अपोजिट लेना है, ठीक है, अपोजिट। जैसे मैंने एक लिया था 51/65 लिया था और 61/75 लिया था, ये स्मॉलर फ्रैक्शन था क्योंकि न्यूमरेटर छोटा था। लेकिन इसके बदले मैं उल्टा लूं,
65/51 और 75/61, तो ये न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा हो गया। तो ये लार्जर फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में होता है, यहाँ वैल्यू डिक्रीज होती है। छोटा नंबर असल में बड़ा है, बड़ा नंबर छोटा है। तो ये छोटा नंबर हमेशा बड़ा होता है, बड़ा नंबर छोटा होता है। जैसे इनको भी उल्टा कर दूँ तो लार्जर फ्रैक्शन हो जाएगा 5/4, 7/6 और 3/2 और 11/10। तो ये सबसे बड़ा होगा, ये उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, और जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा। तो लार्जर फ्रैक्शन में उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्मॉलर फ्रैक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, लार्जर फ्रैक्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। ये स्टूडेंट जो भी हमने डिस्कस करा फ्रैक्शन में, आपको इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, समझना है, ये कैलकुलेशन में काफी काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। If A/B equal to C/D equal to A/F equal to 7/9, इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ABCDEF की कुछ वैल्यूज हैं। मान लिया मेरे पास फ्रैक्शन है 10/5 और 6/3 और 8/4। मान लिया ये A है, ये B है, C D E F सबको कैंसिल करके क्या आ रहा है 2। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ ABCDEF सबको कैंसिल करके 2 आ रहा है, तभी तो इनको बराबर रखेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम A और B को कैंसिल करके क्या आ रहा है 7/9 आ रहा है। क्या पता 70, 19 की वैल्यू रही हो। C और D को भी कैंसिल करके 7/9 आ रहा है, E और F को भी कैंसिल करके 7/9 आ रहा है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। हो सकता है 70, 90 उसकी 7 लाख 9 लाख हो सकता है E और F की 7 करोड़ 9 करोड़ हो, क्योंकि रेशो का मतलब एक्चुअल वैल्यू तो कैंसिल आउट हो चुकी है, हमें तो डिड्यूस्ड वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये केवल एक रिलेशन बता रहा है इनके बीच का 7/9। असली वैल्यू पता नहीं क्या होगी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, अब इसी को समझें अगर, तो इसका मतलब क्या है। हमारे पास अगर ये न्यूमरेटर को हम ऐड कर दें तो कितना हुआ 24, डिनोमिनेटर को ऐड कर दें तो वो कितना हुआ 12, इसको कैंसिल करके भी 2 आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास A/B और C/D E/F दिया है तो हम न्यूमरेटर को ऐड करें और डिनोमिनेटर को ऐड करें तो इनको कैंसिल करके वही आएगा जो इनको कैंसिल करके आ रहा था। जैसे यहां पर दिख रहा है ना 2 ही आ रहा है। या हम कुछ और करें, इसमें 10A करें प्लस 5C करें या 4E करें, और इसमें भी सेम ऑपरेशन यहां माइनस कर लेते हैं चलो, और B में भी ऐसे करें 10B 5D माइनस 4F, सेम ऑपरेशन। तो सेम ऑपरेशन करने से स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर ऑपरेशन सेम है तो उनको कैंसिल करके वही आता है जो ऑलरेडी पहले कैंसिल करके आ रहा था। जैसे यहां पर देख लेते हैं कि ये AB है ना, तो इसमें मान लिया 10 करें तो क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, और फिर इसमें 5 करें तो कितना हुआ 30, और इसमें 4 की मल्टीप्लाई करें तो -32, और इसमें 10 करें तो 50। ठीक है, इसमें 5 करें तो 15 और इसमें आ जाएगा 16, और ये हो गया 98 और ये हो गया 49, कैंसिल करके फिर से वही 2। तो अगर ऑपरेशन सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कैंसिल आउट करके वही आता है जो पहले आ रहा था। लेकिन ऑपरेशन डिफरेंट है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तब कैंसिल आउट करके सेम नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4, ऊपर 14 है तो नीचे भी 14, अलग अलग नंबर भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऑपरेशन सेम होना चाहिए। सेम ऑपरेशन है तो कैंसिल आउट करके वही आता है। बस इसमें एक कंडीशंस होती है स्टूडेंट्स कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो होता है नॉट डिफाइंड। मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। इस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में बस 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड होता है। वो आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम आए इसी तरीके से, हमें दिया हुआ इन सबको कैंसिल करके 7/9, तो हमें जो पूछा है 2 3 -5 2 3 -5, तो ऑपरेशन देखिए सेम है, 2 3 -5, नीचे यहाँ भी 2 3 -5, सेम ऑपरेशन है तो इनको कैंसिल करके वही आएगा जो ऑलरेडी इनको कैंसिल करके आ रहा था। तो इनको कैंसिल करके क्या आ रहा था 7/9 आ रहा था, तो इसकी वैल्यू भी 7/9 ही होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 7/9 ही होगी। ठीक है, यही हमने डिस्कस करा, क्योंकि सेम ऑपरेशन है। देखिए 2 3 -5, नीचे भी 2 3 -5। ठीक है, तो 7/9 हमारा आंसर है, नन ऑफ दीज। अब ये क्यों गिवन है, फिर एज्यूम 2B + 3D नॉट इक्वल टू 5F, ये क्यों गिवन है। अगर ये नहीं भी गिवन होता, जो भी हमने डिस्कस करा उसके अकॉर्डिंग, तो भी 7/9 आंसर होता। लेकिन ये एज्यूम क्यों गिवन है, क्योंकि अगर 2B + 3D = 5F हो गया
इक्वल टू 5 तो नीचे आ जाएगा 0 और फिर हो जाता है नॉट डिफाइंड, है ना, तो फिर होता है नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली क्वेश्चन बनाने वाले ने ये एज्यूम करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि अगर हम ये इक्वल हो जाता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। और स्कूल टाइम में ऐसे क्वेश्चंस में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कंडीशंस रहती थी, जब भी हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करते थे, से हम ऑपरेशंस करते थे, उनमें रहता था कि जो अपॉन में है वहाँ 0 नहीं आना चाहिए, तब ये जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाता है आंसर, इसलिए ये वाले जो स्टेटमेंट है एज्यूम, ये ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए लिखा है जिन्होंने स्कूल में थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहता है, ठीक है। और क्योंकि अगर ये नहीं लिखते तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते कि सर इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर 2b + 3d 5f के बराबर हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है अगर ये लाइन ना लिखी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया है ऐसा लिखकर, इसलिए इसका आंसर होगा 7/9, ठीक है। तो इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट सेशन में से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।